आम तौर पे बचपन से हम इस चीज़ को सब्जी समझते आ रहे हैं, जबकि हकीकत में ये सब्जी नहीं है, ये एक दाल है। गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम इस मिडल मैन को ख़त्म करके इन क्रॉप्स की कम से कम एक फिक्स प्राइस की जाए। चिन्योट बेसिकली 70% जो लोग हैं वो ज़राअत के शोबे से वाबस्ता हैं। ज़राअत के लिहाज से भी ये हमारा जो शहर है वो काफ़ी फेमस है। किसान अपने आप को ब्रांड करें, अपने फार्म का नाम रखें, अपनी प्रोडक्ट जो है ना उसको ज़ाया ना करें। नाज़रीन, ज़राअत की तरक्की और खुशहाली के लिए डिस्कवर पाकिस्तान का मिशन जारी और सारी है। आज हम मौजूद हैं चिन्योट के इलाके रत्थावाला में। जिस फसल की बात करने जा रहे हैं वो सर्दियों में सबसे ज़्यादा शौक से पकाई और खाई जाती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मटर की। मटर पाकिस्तान सालाना 4 लाख टन के करीब पैदा करता है। आज हम मटर की काश्त के ऊपर बात करेंगे। आपको मिलवाएंगे यहाँ के मेहनतकश किसानों से और तजुर्बाकार ज़रई माहिरीन से, क्योंकि किसानों की फलाह हमारी अव्वलीन तरजीह है। आप हमारे साथ रहिए। मेरे साथ अली अदनान साहब मौजूद हैं जो कि मटर के एक्सपर्ट हैं। उनसे बात करते हैं। अली अदनान भाई, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। मटर की कौन सी किस्म आपने लगाई हुई है यहाँ पे? मटर की 2-3 किस्में हैं। एक है अगेती काश्त के लिए अलहदा बीज होते हैं, पिछेती काश्त के लिए अलहदा बीज होते हैं। एक होते हैं ये जो हमारे ये आप देख रहे हैं, ये नॉर्मल फली वाले हैं। एक लंबी फली वाला मटर होता है, वो इसके बाद आएगा तकरीबन 20-25 दिन तक। ओके। तो उसका अलग सिस्टम है, इसका अलग सारा सेटअप होता है। और फिर काश्त के हवाले से ये है कि ये छठा काश्त है और कुछ मटर होते हैं वो एक एक दाना लगाया जाता है अच्छा, उसकी खेली के ऊपर। ओके। उसकी अलहदा काश्त होती है। एवरेज भी दोनों की अलग अलग है। उसकी अपनी एवरेज, उसकी एवरेज ज़्यादा है जो पिछेती काश्त है। जो छठे से लगाया जाता है? नहीं, जो दूसरा है अच्छा, चुनाई वाला, ठीक है, उसका अलग काश्त है। मतलब एवरेज मौसम के हिसाब से भी होती है। अगर कोई इसको बीमारी नहीं पड़ जाती, मसलन जैसे कि हम काश्त करते हैं तो एक बीमारी अटैक करती है सूंडी, वो इसके तने में लगती है और उसकी ग्रोथ ही नहीं होती। अच्छा, पौधा जस्ट 5-7 इंच पे आके सूख जाता है। ओके। उसके लिए मुख्तलिफ स्प्रे हैं, हर ब्रांड ने अपना अपना बनाया हुआ है, वो हम लोग लगा देते हैं। बाकी कोई इतनी ख़ास बीमारी इसको नहीं आती। कभी कोई पत्ते को एक या फूल को एक बीमारी लगती है, उसके बारे में मुख्तलिफ स्प्रे हैं, वो हम कर देते हैं। तो बाकी ये एवरेज के हिसाब से और तैयारी ये होती है कि एवरेज अगर बीज अच्छा मिल गया है, हमारे यहाँ थोड़ा सा होता है कि बीज भी नाकिस आ जाते हैं, जिसके ऊपर गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको ज़रा कंट्रोल किया जाए। ठीक है कि बीज अच्छा हो, फसल अच्छी। पूरी मेहनत ज़ाया हो जाती है। मतलब हमारी आप जब तैयारी लगाते हैं उस टाइम DAP 1 बोरी तो लाजमी है, ठीक है, फी एकड़ 2 डाल जाएँ ज़्यादा बेस्ट है। ऊपर यूरिया आ गई, फास्फोरस आ गई, मुख्तलिफ खादें हैं। उस इसकी मिट्टी की डिमांड के हिसाब से पौधे की ग्रोथ बता रही होती है कि इसको किस चीज़ की कमी आ रही है, ठीक है। उस हिसाब से वो फ़ौरन हम इसको खाद वगैरह दे देते हैं। तो इसकी कितनी प्रोडक्शन आ जाती है एकड़ से? इसकी एकड़ से मुख्तलिफ है। अगर फसल अच्छी हो जाए तो 100 गट्टू भी निकल आता है। 100 गट्टू। और एक गट्टू कितने किलो का होता है? एक गट्टू 35 से 40 kg के दरमियान। 35 से 40, ठीक है। और एक एकड़ से कितने गट्टू निकलते हैं? 100 अच्छी फसल हो तो 100 100 निकल जाए। ये अच्छी फसल अच्छी 100 फसल, गट्टू। हाँ जी। और अगर अच्छी ना हो तो कितने आते फिर हैं? 40 भी निकल आते हैं, 50 भी निकल आते हैं। इस सीजन में जो है वो क्या रेट चल रहा है मटर का? और इस हमारा सीजन में किसान कितने पैसे आजकल कमा जो रहा है? रेट चल रहा है ना इन दिनों में, क्योंकि धूप निकल आई है, मौसम से है, मौसम ठंडा है तो मटर को रेट है। अच्छा, मौसम ठंडा नहीं है तो मटर को रेट नहीं है। अच्छा, अब अच्छा, आजकल अच्छा। धूप निकल आई, टेम्परेचर 29 पे चला गया। ठीक है, ठीक है। आजकल इसका रेट चल रहा है 1500 से लेके 2500 तक। अर्ली काश्त कब की जाती है और उसकी हार्वेस्टिंग कितनी कब होती है और कितनी कटाई उससे ली जाती है? और पिछेती के बारे काश्त में भी इसका कुछ बताइए। टेम्परेचर पे है। अगर टेम्परेचर सितंबर के एंड पे अच्छा हो जाए, यानी 25 से 30 के दरमियान आ जाए, ठीक है, तो हम लोग काश्त कर देते हैं। अच्छा, नवंबर के स्टार्ट पे आ जाए टेम्परेचर इस पे, हम उस टाइम काश्त कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये गर्मी की फसल नहीं है। अब जैसे धूप निकली है, इसने फौरन पकना शुरू कर दिया है ठीक। और सारा एकदम ही पक रहा है। इसीलिए लेबर भी ज़्यादा लगा रहे हैं ताकि इसको जल्दी जल्दी हम लोग इसको चुनाई कर दी जाए। ठीक। चुनाइयाँ जो हैं वो अगर अच्छा मटर है 2 दफ़ा हो जाती हैं। अगर नॉर्मल कोई बीमारी वगैरह लग गई है तो फिर इसकी एक चुनाई बस। पंजाब में मटर और कौन कौन से इलाकों में कामयाबी से काश्त किया जाता है? हमारा पूरा डिस्ट्रिक्ट चिन्योट मटर में है। तकरीबन 25% जो ज़मीन है ना चिन्योट की, वो मटर में है। अच्छा, मटर। और बाकी मटर फैसलाबाद में भी काश्त होता है कुछ एरियाज़ में, सरगोदा में भी मटर। अब तो हमारे कुछ जानने वाले उन्होंने हमें देखते कि उधर भी काश्त शुरू हो गई है। इस तरह करके मतलब मौसम के हिसाब से है हर इलाके। हमारा किसान मज़ीद खुशहाल हो सके, हमारे किसान मैक्सिमम पैसे कमा सके, उसके लिए कौन से स्टेप लेने चाहिए गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को चाहिए कि कम से कम इस मिडल मैन को ख़त्म करके इन क्रॉप्स की कम से कम एक फ़िक्स प्राइस की जाए।
जिस तरह गंदम और गन्ने की फ़िक्स प्राइस की जाती है, उसी तरह हमारे बाकी जो क्रॉप्स हैं इनकी भी एरिया वाइज उस पे आने वाले जो हमारे अखराजात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए, ताकि हमारे मतलब नुकसान ना हो, हमें बेशक माइनर सा प्रॉफिट हो जाए लेकिन हमें भी रोटी बच जाए। ठीक है। उसमें आके मिडल मैन जो है इसको ख़त्म किया जाए। गवर्नमेंट कोई डायरेक्ट ऐसा सिस्टम मंडियों तक हमारी रसाई हो जिसमें हम अपना सामान खुद जाकर सेल करें, क्योंकि हमें उस पर आने वाली कॉस्ट का भी पता है, उसमें आने वाले मसाइल का भी पता है। ठीक है। व्यापारी को उससे कोई सरोकार नहीं, उन्होंने आपस में कंप्रोमाइज़ करके एक रेट दे देना है ठीक कि है। हमें ये रेट चाहिए। ठीक है। हम लोग मजबूर हो जाएंगे, हमने उस रेट पे फिर सेल करना है। ठीक है। इसलिए मिडल मैन का जो ये रोल है ना रेट फिक्सिंग में, इसको ख़त्म करना चाहिए गवर्नमेंट को। अगर मिडल मैन का रोल ख़त्म हो जाता है तो फिर आपकी जो प्रॉफिट रेशो है वो कितनी इंक्रीज़ हो सकती है? हमारी प्रॉफिट रेशो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी, तकरीबन 10 से 15% हो जाएगी इंक्रीज़। जी अली भाई, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी मुफीद मालूमात हमारे किसानों तक पहुंचाई हैं। डिस्कवर पाकिस्तान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि वो इतनी दूर हमारे पास इन खेतों खलियानों में तशरीफ़ लाए। मेरे साथ तारिक तनवीर साहब मौजूद हैं जो कि एग्री टूरिज़म के CEO भी हैं, बिज़नेस कंसल्टेंट भी हैं एग्री टूरिज़म के, और जो है वो माहिर ज़राअत भी हैं। इनसे बात करते हैं। तारिक भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आज फिर आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू फ़खर, और कीप शाइनिंग, ऑल द बेस्ट। बड़ा अच्छा प्रोग्राम माशाल्लाह आप लेके कर रहे हैं। तारिक भाई, आपने हमारे किसानों की बातें सुनी हैं, हमारे किसानों के हालात आपके सामने हैं। जैसे कि आपको पता है कि रिवायती फ़सलों से और रिवायती तरीक़ों से उगाई जाने वाली फ़सलों से वो उतना जो है वो मुआवजा नहीं कमा पा रहे। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम उनको ऐसे तरीक़ों की तरफ लेके जाएं कि वो रिवायती फ़सलों से हट के भी अपने जो है ना वो फार्म को किस तरह से सस्टेन कर सकते हैं ताकि वो मैक्सिमम जो है वो पैसा कमा सके, उसके ऊपर रोशनी डाली है। फ़खर, मैं सबसे पहले कहूँगा कि जिस तरह हमारे जो किसान हैं अब उन्हें अपने सोचने के अंदाज़ बदलने पड़ेंगे। जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो किसानों के बच्चे जो शहरों यूनिवर्सिटियों में गए और उन्होंने वहाँ से एजुकेशन ली, लेकिन अनफॉर्चुनेट हुआ ये कि वो भी पेस्टिसाइड कंपनी और खादों की कंपनियों के मुलाज़म बन गए। उन्होंने आके अपने गांव में वैल्यू ऐड नहीं की। अपने अब्बा के जो उगाई हुई सोने जैसी चीज़ें थी उनको भी उन्होंने उसको एक अच्छी वैल्यू एडिशन में लेके जाने का कोई भी तरीका नहीं अपनाया। आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है, आज का दौर यूट्यूब का दौर है। तो मेरा ख्याल है कि हमारे किसानों को अब बहुत इस बात की ज़रूरत है कि वो अपने आप को मैकेनाइज करें। बहुत ज़रूरी है कि अब वो कुछ ऐसे तरीके अपनाएं जिससे हमारे किसान का पाकिस्तान का सबसे बड़ा हमेशा से मिशन रहा है कि हम किसानों को आइडियाज़ दें। किसान अपने आप को ब्रांड करें, अपने फार्म का नाम रखें, अपनी प्रोडक्ट जो है ना उसको ज़ाया ना करें। अब बड़ी आसानी से मशीनें पामिको ने बना ली हैं और कई इंडस्ट्रीज़ ने बना ली हैं कि वो अपने फार्म के ऊपर छोटी छोटी मशीनें लगा दें कि उसकी इस मटर से वो ये दाना निकाल दें। आप इस दाने को अपने ब्रांड नाम के साथ बेचना शुरू कर दें। इसको ड्राई भी किया जा सकता है, इसको फ्रीज़ किया जा सकता है, इसको बॉयल करके इसको 1 साल के लिए प्रॉपर्ली सेव किया जाता है। तो हमारा किसान जो है ना, ये मटर की बात नहीं हो रही, अब हर सब्ज़ी की बात हो रही है, हर फल की बात हो रही है, हर फसल की बात हो रही है कि जब किसी भी फसल का पीक टाइम आता है तो उसका ये एक होता है कि उसने डाउन जाना ही होता है। इसमें फसल को बदनाम कर देना या ये बात करना कि फसल अच्छी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे किसान को बेसिकली नॉलेज नहीं था कि इसको हमने कैसे इस्तेमाल करना है, इसको हमने मैनेजमेंट कैसे। हमारे जो किसान का जो अमूमी रवैया वो क्या होता है कि वो मुनाफे की फ़िल्म देख के अगली फसल की प्लानिंग करते हैं। जैसे पिछले साल गंदम जो थी वो कम रेट पे मिली, इसकी रेट नहीं मिला तो इस दफ़ा हर बंदे ने गंदम नहीं लगानी थी क्योंकि गंदम का रेट कम था। अब वो जो ज़मीनें गंदम के से खाली पड़ी थी उन्होंने सब्जियां लगाई। अब बिलीव यू मी कि इस तरह गोभी का जो रेट है वो कोई 100 रुपये का 5 किलो का शॉपर बिक रहा है, जो 60 रुपये का 5 किलो शॉपर क्यों बिक रहा है कि बेसिकली जो गंदम के लिए जो जगह रखी थी अब वो सब्जियों में चली गई। सब्जियों की उतनी ज़रूरत नहीं थी, हमने मुनाफे की फ़िल्म देख के सब्जियाँ लगाई। फेसबुक के ऊपर पेज बनाने में तो कोई पैसे खर्च नहीं होते। हमारे जो किसान है सारा दिन यूट्यूब के ऊपर भी फिल्में भी देख लेते हैं, बाकी चीज़ें भी देख लेते हैं। तो यूट्यूब के ऊपर भी अपना वो पूरा चैनल बना सकते हैं, अपने फार्म का नाम से एक पेज बना सकते हैं। तो जो चीज़ें वो प्रोड्यूस करता है उसको ऐसे स्पेशलिटी के तौर पे अपने बता सकते हैं कि मेरा ये नाम है, मैं ये चीज़ें पैदा करता हूँ, मेरा ये नंबर है, जिसको चाहिए मुझे आप कॉल करें, मैं आपको पहुँचा दूँगा। इसका क्या फ़ायदा होगा कि दरमियान में से बहुत सारे मिडल मैन कम हो जाएंगे और उसको अपनी चीज़ों का मुआवजा बेहतर मिलना शुरू हो जाए। एक तो ये काम करे और दूसरा, चीज़ें कोई ज़ाया नहीं होती किसी भी चीज़ में, कोई चीज़ भी एग्रीकल्चर में वेस्ट कभी भी नहीं होती। अब ये चीज़ें शहर के लिए तो वेस्ट हैं,
ये छिलका जो है हम क्या करते हैं, वहाँ पे शहर में जाते हैं, दाने हमारी खवतें निकालती हैं, इसको पका लेती हैं और ये फेंक देती हैं। और ये शहरों के लिए सॉलिड वेस्ट का मसला बन रहा है, वहाँ पे कचरे के ढेरों का इजाफा हो रहा है। तो गाँव में ही अगर इसको प्रोसेस कर लिया जाए, ऑन फार्म प्रोसेसिंग जिसको कहते हैं, ये कर लिया जाए तो मेरा ख्याल है किसानों को अपनी चीज़ का मुआवजा भी बेहतर मिलेगा, उनको एक लंबा अरसा मिल जाएगा अपनी चीज़ बेचने के लिए, और इस तरह की वेस्ट की चीज़ें इसके लिए काम आ के इसकी अगली फसल की जो लागत है उसको भी कम कर देंगे। हमारे बहुत सारे हमसाए ममालिक हैं, बल्कि मैं एशियाई ममालिक की बात करता हूँ, लेकिन सर वो एग्रीकल्चर में बहुत आगे चले गए हैं। दुनिया का बेहतरीन एग्रीकल्चर हमारे पास है, हर चीज़ है, लेकिन क्या ऐसी वजूहत हैं कि हमने ऐसे कौन से तरीके अडॉप्ट नहीं किए जिसकी वजह से हम उन ममालिक से पीछे हैं? सिर्फ मैकेनिज़्म की बात हो रही है, करने का तरीका। अब करने का तरीका देखिए, हमारे पास हमारा जो किसान है आज भी इतना मेहनती किसान है कि वो जो है ना इंतहाई गर्मी में, इंतहाई सर्दी में भी फसलें काश्त कर रहा होता है, वो खेतों में जाके काम कर रहा होता है। हमारी जो ज़मीनें हैं जो सोना उगलती ज़मीनें हैं, इसकी इतनी फर्टिलिटी, हमारे पास 5 दरियाओं की जो डेल्टा है जो पंजाब का है, जो बेहतरीन जो पहाड़ों की मिट्टी ला के उन्होंने मैदानों में फैलाता है, जो फसलें उगाने के लिए बेहतरीन चीज़ें समझी जाती हैं। ऐसा होता है हमारे वेदर, हमारे जो नहरी निज़ाम है, हमारा पानी और हमारे किसान की मेहनत, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन शख्स जो हमारा जो फ़र्क उनसे है वो है मैकेनिज़्म का, कि वो जो एडवांस तरीके इस्तेमाल करते हैं, मैकेनिज़्म इस्तेमाल करते हैं, वो अपनी कोई चीज़ ज़ाया नहीं करते, अपने आप को ब्रांड करते हैं अपने फार्म के ऊपर। एग्रो टूरिज़म के देखे दुनिया में अभी भी ये कोई 200 अरब डॉलर की इंडस्ट्री बन गई, और आज पाकिस्तान में अभी भी चंद लोग हमारे जो है ना वो इसको समझ पा रहे हैं कि ये पाकिस्तान में कि ये होना चाहिए। अगर गन्ना भी आपने लगाना है, अगर आप उसका अच्छा गुड़ बना सकते हैं, उसके अच्छे अपने ब्रांड बना सकते हैं, अच्छी देसी खंड बनाने का आपको हुनर आता है, और उसका मेडिकेटेड गुड़ बना सकते हैं, और दुनिया को एक्सपोर्ट करने में या पाकिस्तान में उसको बेचने में अगर आपकी एक्सपर्टी है तो आपको गन्ना उगाना चाहिए और गन्ने की प्रोडक्ट बनानी चाहिए। तो बेसिकली अब जो आने वाला जो इंडस्ट्री है, जो एग्रीकल्चर है, वो वैल्यू एडिशन की एग्रीकल्चर है। अब जो रवायती तरीके हैं उनसे एग्रीकल्चर में सिर्फ अगर हमने आड़ती के लिए, मंडी के लिए उगाना है, तो मेरा ख्याल है अब हमारे किसान इसमें कभी भी अपने आप को सस्टेनेबल नहीं कर पाएंगे। फिर दूसरी बात यह है कि वो मोनोक्रॉप में ना जाए। मोनोक्रॉप होता है कि किसान एक ही फसल लगाता है, अगर रेट नहीं मिला तो बेचारा हो तो वो जो ना वो कलाबाजी लग जाती है उसकी। अगर वो मल्टी क्रॉप के ऊपर जाएगा, मल्टी चीज़ें लगाएगा, तो किसी एक ही तो उसको जो है ना वो रेट मिल जाएगा। तो मोनोक्रॉप से निकल के मल्टी क्रॉप पे जाना पड़ेगा, मैकेनिज़्म जो है वो सीखना पड़ेगा, वैल्यू एडिशन सीखनी पड़ेगी, और डायरेक्ट टू द कंज्यूमर, डायरेक्ट फ्रॉम द फार्म का जो आइडिया है ये किसान को सीखना पड़ेगा, तब जाके हमारा जो किसान है वो अपनी प्रोडक्ट की बेहतरीन कीमत पा सकता है। मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद सईद साहब, इनसे बात करते हैं जो कि मटर के फार्मर हैं। सर थैंक यू सो मच, आपने अपने फार्म में हमें इनवाइट किया और जो है आपने हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। आपकी मेहरबानी, शुक्रिया। मटर की काश्त के हवाले से माशाल्लाह चिन्योड़ का पंजाब में बड़ा नाम है। मुझे बताइए क्या ख़ास बात है चिन्योड़ के मटर की, मटर को कब काश्त करते हैं और इसके कुछ मराहिल बताइए। सर मटर जो है वो नवंबर में काश्त होता है चिन्योड़ में। इसका टेम्परेचर को देखा जाता है, जब टेम्परेचर 20 से 25 या 30 तक चला जाता है उस वक्त ये मटर की काश्त शुरू होती है। मटर जब काश्त करने से पहले इसकी ज़मीन की तैयारी के लिए चीज़ें देखा जाता है कि ज़मीन की क्या कंडीशन है। उसके बाद मटर को ज़मीन को जो है ना उसको देखा जाता है कि इसके में कितना हल चलेगा या पानी लगा के रोनी करनी पड़ेगी। 1 DAP भी डाल लेते हैं, कोई 2 DAP भी डाल लेते हैं, 7 DAP डाल के खेलियाँ निकालते हैं, ज़मीन की तैयारी करते हैं मुकम्मल करके। पानी जो है वो लगाया जाता है। पानी लगाने के बाद गंद वाला स्प्रे किया जाता है ताकि बूटी जो है उगे ना मटरों में। एक पानी के बाद दूसरे पानी पे यूरिया 2 थैले 1 एकड़ को दिए जाते हैं ताकि इसकी ग्रोथ बढ़े। ये प्रोसीजर मुकम्मल हो जाता है। फिर तीसरे प्रोसीजर में कोई SOP डाल देते हैं, कोई नेटो डाल लेते हैं। उसके बाद उसको ग्रोथ के लिए स्प्रे किए जाते हैं। मटर कितने महीने की फसल है और कितने दिनों में पक के तैयार हो जाती है, और इसको अगर कोई बीमारी लग जाती है तो उसके लिए कौन सा स्प्रे करते हैं? तेले की बीमारी लगती है, सूंडी होती है जिससे ये पत्ते को खा जाती है या फूल को खाती है, वो उसके ऊपर जो है एमामेक्टिन इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर फली की बढ़ोतरी के लिए उसका स्प्रे किया जाता है ताकि ये फली ये बड़ी हो और ये इसकी मार्केट में अच्छा रिजल्ट मिले। 3 माह के बाद ये मुकम्मल हो जाती है। वो पहले भी हो जाती है या 3.5 माह ले लेती, इससे ज़्यादा नहीं लेती। इसको कितनी बार हार्वेस्ट करते हैं आप, कितनी चुनाइयाँ होती हैं इसकी? इसकी मटर की कंडीशन देखी जाती है कि मटर कैसा है। अगर रेट को भी देखा जाता है, अगर रेट ज़्यादा है तो लोग पहले एक दफ़ा एक चुनाई लगा लेते हैं, उसके बाद अगर रेट बेहतर है तो दूसरी। अगर मुकम्मल तैयार हो गया, फली मुकम्मल तैयार
हो गई है तो फिर एक दफ़ा ही चनाई हो जाती है, जैसे ये चनाई हो रहा है। मुझे बताइए कि फी एकड़ हमारा किसान कितने पैसे कमा लेता है मटर से? अगर रेट बेहतर है तो फिर जो है वो किसान अच्छे पैसे कमा लेता है, अगर रेट बेहतर नहीं है तो फिर किसान को लॉस हो जाता है। अगर रेट 3,000 रुपये हो तो फिर वो 50,000 40,000 कमा जाता है। और जब बहुत अच्छा रेट होता है तो उस वक्त कितने कमा लेता है? वो तो उस वक्त तो 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख रुपए जो है पर एकड़ कमा लेता है। जी, मेरे साथ हाफिज़ फ़हीम सुलेमान साहब मौजूद हैं जो कि क्लिनिकल डाइटिशियन हैं। इनसे बात करते हैं कि मटर की क्या अफादियत है, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, तो आइए उनसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच फ़हीम भाई, आपने टाइम दिया। मटर की क्या अफादियत है, इंसानी सेहत के लिए मटर कितना अहमियत का हामिल है? सबसे पहले मैं आपका और आपकी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके प्लेटफॉर्म ने मुझे इनवाइट किया। अब हम बात करेंगे इस आम सी दिखने वाली सब्ज़ी के बारे में जो आम तौर पे सर्दियों के मौसम में हमारे घर की जीनत होती है। बच्चे मुँह भी बनाते हैं इसको खाते वक्त और कई लोग इसको बहुत मज़े से खाते हैं। तो इसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में बात करेंगे कि ये आम से दिखने वाली सब्ज़ी प्रोटीन का पावर हाउस है। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट हैं और अगर आप क्वांटिटी चाहते हैं तो अगर एक प्याले की बात करें 100 ग्राम की सर्विंग, तो उसमें आपको 8 ग्राम तक प्रोटीन मिल सकती है। अच्छा। और इसमें जो एक सबसे आप इसके दाने को देख सकते हैं, एक और पावरफुल चीज़ है जिसको फाइबर कहा जाता है। इसमें 7 ग्राम तक फाइबर मौजूद है। ये प्रोटीन क्या करती है, फाइबर क्या करती है, हम आगे जाके इसके बारे में डिटेल में भी बात करेंगे। लेकिन चूंकि आजकल इसका मौसम भी है तो सब लोगों को इसको इस्तेमाल करना चाहिए। मटर जो है वो ज़्यादातर सब्ज़ी के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाता है। सब्ज़ी के अलावा कौन कौन से इस्तेमालात हैं? सबसे पहले आज एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करेंगे। आम तौर पे बचपन से हम इस चीज़ को सब्ज़ी समझते आ रहे हैं, जबकि हकीकत में ये सब्ज़ी नहीं है, ये एक दाल है। इसका लेंटिल के ग्रुप से ताल्लुक़ है, लेकिन चूँकि ज़माने में जिस चीज़ को ज़्यादा क्लोज किया जाता है तो फिर इसको हम सब्ज़ी मान के खा रहे हैं। तो इसलिए ये चीज़ जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि ये एक दालों के ग्रुप से ताल्लुक़ रखती है और इसका हम अपने डिफरेंट डिशेज़ में इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा मटर पुलाव, आलू मटर, आलू कीमा, इस तरह की लजीज डिशेस को हम रोज़ाना की बुनियाद पे इस्तेमाल करते हैं। हम रूटीन में जो दालें खाते हैं उनमें और इनमें इसमें क्या डिफरेंस है, वो थोड़ा सा न्यूट्रिशनल वैल्यू के एतबार से बताइए। अफादियत में ये ज़्यादा बेहतर है या दालें, चूँकि ये भी दालों की ही किस्म है, तो आप ज़रा इसकी अफादियत के ऊपर थोड़ी रोशनी डालिए। वैसे तो अल्लाह ताला की हर बनाई चीज़ बहुत नायाब है जिसके अपने अपने फ़ायदे हैं। जैसे कि हमने जिक्र किया कि ये भी एक दाल है और बाकी चीज़ें भी दालें हैं। इसमें ऐसी क्या खासियत है जो इसको बाकी दालों से मुख्तलिफ बनाती है? इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है। अगर आप आम दालों की बात करते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट इतना ज़्यादा नहीं होता, बल्कि इसमें से आपको प्रोटीन मिलती है और इसके अंदर बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इस छोटे से दाने के अंदर अगर इसकी न्यूट्रिशन प्रोफाइल की बात करें, प्रोटीन और फाइबर की तो हम बात कर चुके हैं, लेकिन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि आयरन है, सिलीनियम है, फोलेट है, आयरन है, जिंक है, पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, इस छोटे से दाने के अंदर अल्लाह ताला ने इतनी ख़ास प्रॉपर्टीज़ रखी हैं जिनके हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के रोल हैं। अब इसके कोई खाने के तरीके बता दीजिए कि इसको किस तरह की डिश में खाना चाहिए, कौन से तरीके से खाना चाहिए। अगर हम बात करें वो लोग जिनको आंखों के मर्ज़ में मुब्तला हैं तो इसमें मौजूद है कैरोटीन, कैरोटीनॉइड्स हैं। तो वो क्या करेंगे, वो कोशिश ये करें कि इसका पाउडर बना के रख लें, इसको ड्राई करें और रोज़ाना की बुनियाद पे थोड़ा सा इस्तेमाल कर लें। अगर आपका दिल करता है किसी दिन दावत करने का तो आप इसके चावल बना सकते हैं। मेहमान आए हैं तो घर में आलू कीमे के फॉर्म में इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि एक तो कीमे के अंदर तो प्रोटीन होगी, लेकिन इसमें प्रोटीन के साथ साथ आपको कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिलेंगे जिनमें ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, वैलिन और जेंथीन है। जेंथीन खास तौर पे उसके बारे में बात करेंगे, अंधेरे के अंदर भी आपकी देखने की कैपेसिटी को बेहतर बनाता है। कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिसके खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत से ये भरपूर है? अगर हम बात करें सबसे पहली बीमारी के बारे में, हमें सबसे टॉप ऑफ द हेड बाल नज़र आते हैं। बहुत सारे लोगों का आजकल का रोग है कि मेरे बाल झड़े हैं। वो क्या कर सकते हैं कि दोबारा इसका पाउडर बना के इसको पपाया में मिक्स करके बालों पे 20 मिनट के लिए लगा सकते हैं और उसके बाद साफ पानी से धो लें, आपके बाल ठीक हो जाएंगे। आंखों के बारे में तो बात हम कर चुके हैं कि इसके अंदर कैरोटीनॉइड्स है, जेंथीन है। अगर हम बात करें दिल की सेहत के बारे में तो इसमें पोटाशियम है, मैग्नीशियम है और इसमें फ्लेवोनॉइड्स है। वो क्या करते हैं कि हमारे दिल की सेहत को बेहतर बनाते हैं। अक्सर लोगों को आपने कहते सुना हुआ होगा कि मेरा कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया, मैंने ब्लड रिपोर्ट्स करवाई हैं, मेरा LDL बहुत नीचे जा रहा है,
मुझे क्या करना चाहिए? वो लोग मटर की सब्ज़ी का इस्तेमाल करें। वो लोग जो आजकल कॉन्स्टिपेशन को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तरह तरह के यत्न करके थक गए हैं, दवाइयाँ ले ली हैं, वो क्या कर सकते हैं? वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें छोटे छोटे कंपोनेंट्स हैं जो आपकी आंतों की भी सफाई करते हैं और इसके साथ साथ IBS से भी आपको बचाते हैं। हमारे नाजरीन ने आज से पहले मटर के ऐसे इस्तेमालात, मटर की इतनी अफादियत के बारे में नहीं सुना होगा जो फ़हीम साहब ने बताया। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। जी मेरे साथ मौजूद हैं उस्मान हसन साहब, जो कि चिन्योट के प्रमोटर हैं और बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे चिन्योट की ऐसी चीज़ें उजागर करते रहते हैं जो आम लोगों की नज़रों से ओझल हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। चिन्योट का एग्रीकल्चर पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। कौन सी फसलें यहाँ बड़ी कामयाबी से उगाई जाती हैं? पहले तो डिस्कवर पाकिस्तान का शुक्रिया कि आप चिन्योट में तशरीफ़ लाए। फ़खर भाई, जिस तरह है कि चिन्योट एक प्योर नेचुरल सिटी है, जो इसका हदूदरबा है वो पहले ये है कि हमारे साथ सरगोदा, फैसलाबाद और झंग और नज़दीक तरीन जो हमारे सिटीज़ हैं, सेंट्रल पंजाब का ये चिन्योट जो है वो शहर है और इसमें हुनरमंद लोगों का भी शहर कहलाता है। ज़राअत के लिहाज से भी ये हमारा जो शहर है वो काफ़ी फेमस है। इसके जो जितने किसान हैं, जितने भी ये मेहनत कश लोग हैं, इन्हीं की वजह से ये जो हमारा चिन्योट है वो बड़ा फेमस है। अब बात करते हैं ज़राअत के हवाले से। चिन्योट बेसिकली 70% जो लोग हैं वो ज़राअत के शोबे से वाबस्ता हैं, जिसमें जो चिन्योट की जो पहली हिस्ट्री है जो हमें वो बताती है कि ये है कि चिन्योट में सबसे पहले यहाँ पे कपास की जो काश्त थी वो बड़ी वाफर मिकदार में यहाँ इसकी काश्त होती थी। आहिस्ता आहिस्ता दूसरी जिन्स हैं वो मुतारफ़ होती गई। लोगों का रुझान जो है वो कपास की निस्बत वो दूसरी अजनास के ऊपर, जिन्स के ऊपर वो ट्रांसफ़र हो गया। जिनमें जो सबसे ज़्यादा जो रकबे पे जो काश्त है इसकी, वो गन्ने की काश्त जो है वो प्रेफर करता है गन्ने को। उसके बाद मुख्तलिफ जो सब्ज़ियां हैं जिनमें नुमाया आलू भी है, उसकी काश्त भी बड़ी वाफर है। उसके बाद मटर आता है। स्ट्रॉबेरी का भी बड़ा इजाफा चिन्योट में, आहिस्ता आहिस्ता जो रुझान है वो चिन्योट में जो ज़मींदार हैं वो उनकी तरफ वो आहिस्ता आहिस्ता वो ट्रांसफ़र हो रहा है। स्ट्रॉबेरी के बाद अमरूद के भी बड़े पुराने बागात हैं, उनमें काफ़ी अच्छा अमरूद जो है वो पाया जाता है। जी तो मेरे किसान दोस्तों, ये था आज का प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान, जिसमें हमने मटर की काश्त की बात की और ज़राअत को दरपेश मुख्तलिफ चैलेंजेस पे भी बात की गई। उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय ज़राई तरक्की और खुशहाली में अहम किरदार अदा कर सकती है। अपने मेज़बान फ़खर जमान और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए किसान का पाकिस्तान सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान पर, क्योंकि खेतों की हरियाली पाकिस्तान की खुशहाली है।